फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न टॉपर्स। तो चलिए आज हम 50 जी के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का इतिहास से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और आज हम देखने वाले हैं जीके 50 जी के। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। राजगृह वैशाली कुंडलवन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कुंडलवन वैशाली राजगृह, राजगृह कुंडलवन पाटलिपुत्र वैशाली, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। तो इसका उत्तर है डी, राजगृह, फिर बाद में वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। तो देखते हैं कैसे। ये इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। देखिए, प्रथम था वो राजगृह था, इसके अध्यक्ष माँ कश्यप थे, शासक अजातशत्रु थे। तब ये 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसलिए आप और देख सकते हैं, वैशाली पर, पाटलिपुत्र पर और कुंडलवन में शासक थे कालाशोक, अशोक, कनिष्क, और अध्यक्ष थे सावकमीर, मौगलिपुत्तिस, वसुमित्र एवं अश्वघोष। ये उपाध्यक्ष थे अश्वघोष यहाँ पर। और ये 383 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व और ईसा की प्रथम शताब्दी को ये हुआ था। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। गुजराव मास्की, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, तक्षशिला एवं लघमान, सर ए कुना खंडार। तो इसका उत्तर है डी, सर ए कुना खंडार। अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुजराव मास्की ब्राह्मणी भाषी, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा और तक्षशिला एवं लघमान लिपि इसकी व्याख्या है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत में लाखबख्श किस शासक को कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया, सिकंदर लोदी को कहा गया। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान किया करता था, उसे लाखबख्श कहा गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाखों में दान किया करता था, इसलिए उसको लाखबख्श कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री एवं बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है? तो ये कथन सिकंदर लोदी का है। जो सी है, उपरोक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, बलबन ने। और साथ ही साथ जो जर्मनी में लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। खिज़्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज़्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो देखिए सूची 1 और ये सूची 2। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 को हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942 9 अगस्त। तो ये हमारे सही क्रमों में देख लेते हैं कौन सा है। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा और पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला देखिए दोस्तों सी में है। ये तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला दोस्तों सी में है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। गांधी जी के आंदोलनों का क्रम है, ये यहाँ पर दे रखे हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, जहीरुद्दीन बाबर। तो इसका सही उत्तर है जो मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी जो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी?
निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, नेग्रिटो। तो इसका उत्तर है डी, नेग्रिटो। जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, मिश्रित प्रजाति की थी, जो शामिल नहीं थी इसमें। नेग्रिटो पुरापाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी: अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा, कोट दीजी, चन्हूदड़ो, लोथल। तो इसका उत्तर है सुपरकोटड़ा। इसका उत्तर है जो घोड़े की अस्थियां वो कहाँ से मिलती हैं? सुरकोटड़ा से मिलती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं इसके आंसर की। तो सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सूटकोटड़ा में मिली हैं। सूटकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। कोटदीजी से बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा क्या कहलाता है? बाणाग्र, बाण का अग्र हिस्सा। चन्हूदड़ों से झुकर झांकर संस्कृति, लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के जो धर्म है उन प्रतीकों हैं उनको सम्मिलित करना है। तो जन्म से है दोस्तों, जन्म से क्या है? तो जन्म से है कमल। कमल को जन्म का प्रतीक माना जाता है। जो कमल का जन्म का प्रतीक है वो कमल है। और जो ग्रह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ये चारों के चारों लाइन से जमे हुए हैं, ऐसे की ऐसे ही। और देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए यहाँ पर दिया गया है जन्म कमल, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया है, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। इनमें हमें कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, क्या ये सही है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया, क्या ये सही है? इनमें हमें कौन सा सही कौन सा गलत बताना है? तो इसका सही उत्तर है दोनों सही है। यहाँ पर जो तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता था जैन धर्म में, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। जैन धर्म में तप यानी कष्ट देकर सल्लेखा पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना है किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित जो स्मारक किस स्थान पर मिला था? सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांतरित स्मारक कहाँ पर मिला था? एरन, मास्की, सुपेक, कांची। तो इसका उत्तर है एरन में मिला था कालांतरित स्मारक। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरन से प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालिक जो उत्तराधिकार बना? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन था? उसके बाद पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी बना बलबन, गलत है। इल्तुतमिश गलत है। नासिरुद्दीन गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकार बना, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन जो था ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई गई थी, जो हम ऊपर बता चुके हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या 40 अमीरों का समूह, जिसे चालीसा कहा जाता था या चहलगानी कहा जाता था, की शुरुआत की थी। किसने? इल्तुतमिश ने की थी तुर्कान ए चहलगानी या तुर्कान ए
चालीसा। किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था? जो दीवाने खालसा के पास किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व था, इसमें हमको बताना है। राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, सतत जोत में आने वाली भूमि, कृषि योग्य किंतु परती चोरी गई भूमि, नाम के बदले में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। उत्तर है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। दो, मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवाने खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। राज्य की सीधी नियंत्रण वाली भूमि से था। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? जो उसकी किस उपलब्धि पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, आज का सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया था? तो बनवाया था मंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात पर विजय पर उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 ईस्वी में गुजरात विजय हुई अकबर की, तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, ग्राम मुखिया, राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक। उत्तर है पैदल सेना अधिकारी। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। बागा, राजकीय घुड़सवार, सिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इनमें कौन सा सत्य है ये हमको बताना है। तो इसमें जो एक पहला और दूसरा दोनों सही है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी। इसका स्पष्ट प्रमाण बरहूत और सांची के स्तूप की जो बेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ पद्य एवं गद्य दोनों भाषा में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो ये किस जो भाषा का ग्रंथ है, तो इसमें आपको बता देना है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर, यह आपको याद रखना है, मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? तो वो सही, इसका सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा में जो अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोज की गई। कालीबंगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसकी जो खोज हुई थी अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज सुपरकोटला के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सेंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश में इंडियन नदी के किनारे था, आलमगीरपुर सेंधव सभ्यता। निम्नलिखित में से किसमें एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? वासवदत्ता नहीं, बृहद कथा नहीं, गाथा सप्तशती नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपको सही उत्तर इसका पता होगा। मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहासन प्राप्त करने की कथा विशाखा दत्त द्वारा जो लिखा गया था मुद्रा राक्षस में दी गई। बृहद कथा के लेखक क्षेमेंद्र है। वासवदत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु है। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। और सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? राष्ट्रनायक की उपाधि सुभाष चंद्र को किसने दी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक, गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी? तो देशभक्तों का देशभक्त उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ऑरलैंडो मशोट्टा नामक इटालियन नामक से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कथन किसका है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अगर आपको पूछ दे तो दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित है? भू राजस्व विभाग, मनोरंजन विभाग, अर्थ विभाग, कर विभाग। इसका सही उत्तर है ए, भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग।
दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तक राज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली की इस विभाग का सृजन किया गया था। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू व्यवस्था किसने संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो अनुमान से संबंधित थी, जाप्ती से, नस्क से, कनकूट से। इसका सही उत्तर है जाप्ती से संबंधित थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में जो 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाप्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईनी दहशला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, ये गलत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड ओकर्स गलत है। ऑल इंडिया एसोसिएशन गलत है। और हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया माल्य मिंटो एक्ट के समय, जो 1909 में हुआ था, तब जो प्रारंभ हुई थी। माल्य मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थोड़ा और देख ले। भारत के भावी विभाजन के लिए बीज बो दिए थे कब से? 1909 से। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, छंदोग्य उपनिषद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो अथर्ववेद है ये। तो यज्ञ के बारे में तो इसमें तो होगा ही नहीं, सॉरी, जी हाँ, यज्ञ के बारे में नहीं, सॉरी, वो यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद में है इसका उल्लेख। ऋग्वेद में यानी गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदियों का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है। जैन मत में संतारा से तात्पर्य है सभा, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, उत्कृष्ट मार्ग, तीर्थंकरों की शिक्षाएं। तो इसका उत्तर है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। जैन मत में संतारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, जिसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईस्वी पूर्व 3वीं सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर सही बौद्ध धर्म है। जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से दिया गया था, ना कि चार्वाक से, ना कि आजीवक से, ना कि जैन धर्म से। बौद्ध धर्म की कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा नाम क्या है? कारणता का सिद्धांत। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है, जिसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो अशोक ने किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो थेरवादी, निंगट, शून्यवादी, आजीवक। तो इसका सही उत्तर है आजीवक के लिए जो गुफाएं खुदवाई थी। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चोपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण किया। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? जो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, इसमें आपको आंसर देना है। यहाँ पर ऑप्शन है 16 अगस्त 1946, 22 दिसंबर 1929, 12 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1944। यहाँ आपको सिर्फ सन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको टेट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ इसका उत्तर है 1946, 16 अगस्त 1940।
इसका सही उत्तर है पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, अकबरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधु के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था त्रिरत्न, अष्टप्रधान, अष्टमार्ग। यहाँ पर 3 ऑप्शन है और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर अष्टप्रधान है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित थे: पेशवा, प्रधानमंत्री या राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य, मजूमदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री, बाकिया नवीस, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिनिधित्व के कार्यों का मंत्री, सरू नवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, सुमंत, विदेश मंत्री, और सर ए नौबत, सेनापति व सैन्य कार्य, पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित न्यायाधीश, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर जो स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, जो रावी सतलुज के पास में स्थित है। आपने देखा हो हरियाणा पंजाब के जो ऊपर जिसे पहले हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मानता है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। जबकि दक्षिणी छोर तैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद में अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे जो पश्चिम पुरास्थल है सुकांगडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या स्थल मुंडीकाक एवं सोलतेगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान कोही किस विभाग की देखभाल करता था? धार्मिक विषय, कृषि की उन्नति, सेना, न्यायिक प्रशासन। तो बी इसका सही उत्तर है, कृषि की उन्नति इसका सही उत्तर है। आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में तो जल्दी बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम दीवाने कोई था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन। इसका सही उत्तर है 1917 में चलाया गया था। यहाँ पर दोस्तों गलत दे रखा है, खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान सत्याग्रह गुजरात में कोनवी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व जो इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पंड्या ने दिया था। ये क्यों लगान नहीं देना चाहते थे? क्योंकि इनकी फसल बर्बाद हो गई थी महामारी से। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। डिमिन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी, या फिर एनी बेसेंट ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी? तो इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की थी। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा नगर के संस्थापक कौन थे? तो पेशवा तुगलक, बेलोल लोधी, खिजर खां, सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक थे।
दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा पुत्र था। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। खिज्र खां जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिज्राबाद कर दिया था। किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात कुल नाम से नए पद का गठन किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? इसका सही उत्तर है अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र यहाँ पर पूछा है हमसे, तो बरेली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ? इसका सही उत्तर है बरेली। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहिब ने किया था और बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उत्तर वैश्विक काल में समाज के जो विभाजन का आधार क्या था? श्रम विभाजन, यहाँ पर श्रम विभाजन और वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर है वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का उल्लेख जो प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ग का मुख्य कार्य पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन से था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य तीनों की सेवा करना था। तो ये बहुत गलत था, वर्ण व्यवस्था गलत थी। इससे ही आज हमारा जो समाज है वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद। तो अवतारवाद को इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला जो कौन था? तो इसका सही उत्तर गुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र टिस ने के प्रभाव से वह पूरी रूप से बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान अशोक को बौद्ध धर्म में विकसित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस जो गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? अमरावती, अजंता, कान्हेरी बाग। तो इसका सही उत्तर है अजंता। आपको देख रहे हैं अजंता इसका सही उत्तर है। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होता है। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता की 16वीं 17वीं 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है। निम्नलिखित में से देहसाला पद्धति किसने लागू की थी? देहसाला पद्धति आपको याद होगा दोस्तों, देहसाला पद्धति किसने दी थी ये आपको बताना। देहसाला पद्धति दोस्तों राजा टोडरमल ने दी थी। ये इसका सही आंसर है। मुगल काल में अकबर के समय भूराजस्व की एक प्रथा आई ने देहसाला टोडरमल ने 1580-81 ईस्वी में लागू की। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में से विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई। उनका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, मैडम भिकाजी कामा। इसका उत्तर सही उत्तर है दोस्तों लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी को स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? न्याय, सेना, राजस्व और दान। तो इसका सही उत्तर है सेना विभाग को देखता था मीर बख्शी। मुगल कालीन प्रशासन में भी मीर बख्शी सैन्य विभाग की देख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना। सेना में नवाचार, साजो सामान, सैनिकों का निरीक्षण भी समय समय पर करना। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? मांडले जेल में दोस्तों जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उनको रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून को 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया और मांडले जेल में भेज दिया गया, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थापित है? तो देवगढ़ में जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थापित है, इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है, जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की दिव्य मूर्तियां आदि। इस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों इन तीनों को लाल बाल पाल का नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को लाल, इसका बाल और इसका पाल। जी हाँ दोस्तों, और इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव पारित। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक मेला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? जैन धर्म का पुनः उदय होना, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार करना, गांधार शैली का विकास होना, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होना। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होना। कुषाण शासक कनिष्क के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदायों में हो गया था, जिसका जो हमने चर्चा फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? लहरदार मेहराबों का प्रयोग, लाल पत्थर का उपयोग, हिंदुत्व, मकबरे के आसपास 4 बाग। तो इसका सही उत्तर है लहरदार मेहराबों का उपयोग। अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय, मकबरे के आसपास 4 बाग थे, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। तो दोस्तों हमारे हो चुके हैं 50 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।